हेलो एवरीवन, मैं हूं उमेश रॉय और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और गाइस, आज आप लोग को मैं स्पेशली ऑब्जेक्टिव पढ़ाने के लिए एक नए एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूं और आई होप कि ये एप्लीकेशन आप सभी के लिए बेस्ट है। बेस्ट क्यों है? क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से हम लोग जो है बिल्कुल कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर कर पाएंगे। क्योंकि बोर्ड पर मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में बहुत परेशानी होती थी, क्वेश्चन बार बार लिखना पड़ता था, ऐसे में बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ता था, समय बहुत लगता था जबकि क्वेश्चन नहीं हो पाता था। तो आज इस एप्लीकेशन से हम लोग पहला वीडियोज कर रहे हैं, तो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा इस एप्लीकेशन पढ़ने में, आपको हेल्पफुल है कि नहीं आप सभी के लिए एप्लीकेशन, ये ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बगल में चैप्टर जो स्क्रीन है उसके बगल में क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो आज हम लोग सोशल साइंस हिस्ट्री से चैप्टर 1 भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको देखेंगे। और इस चैप्टर में आज हम लोग आज के वीडियोज में 50 यानी कि 50 क्वेश्चन कवर करेंगे बिल्कुल कम समय में। और ये 50 क्वेश्चन के अलावा 51 क्वेश्चन नहीं कराएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर ये 50 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से कुछ भी आएगा तो यहीं से फंसने वाले हैं। तो आप समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट आज का क्लास है आप सभी के लिए। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि देखिए ऊपर में फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था आपकी फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था वो बताना था। चलिए मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो कि कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए जो हाईलाइट में दिख रहा है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, जबकि 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, दूसरा है निरंकुश शासन, तीसरा है गिरफ्तारी पत्र और चौथा है मनसबदारी प्रथा। इसमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे ये मैं बताता हूं। तो मैं बता दूं कि फ्रांस की क्रांति का सबसे मेन कारण जो था, प्रमुख कारण था, वह था निरंकुश शासन। यानी कि निरंकुश शासन यानी निरंकुश के शासन से कोई खुश नहीं था, ठीक है ना, जिस पे शासन का कोई अंकुश नहीं हो, बहुत ही खराब शासन था। इसीलिए इसका क्रांति होने का पहला जो मेन कारण है वो यही है, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। तो चलिए बी वाले ऑप्शन को हम लोग यहाँ से टिक कर देंगे, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर है? देखिए आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। चलिए हम अपना थोड़ा सा इमेज को थोड़ा कम कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा पार्ट को हम लोग कवर कर रहे थे, छेक रहे थे। अब देखिए आराम से इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा आपका बी, ठीक है ना। तो बी इसका सही ऑप्शन है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन नीचे देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। देखिए 2014 में यह क्वेश्चन जो है पूछ चुका है, इसीलिए इसको ध्यान से आपको देखना है कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो इसके 4 ऑप्शन है हैब्सबर्ग, ओलिया वंश, बुर्बो वंश और जारशाही। तो सब समझ गए होंगे कि फ्रांस में जिस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस किया था वह था बुर्बो राजवंश। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सी नंबर सही ऑप्शन है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा सी है। तो आप इसको ऐसे सी भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना, सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए आप लोग को अगर परेशानी हो तो मैं और थोड़ा बढ़ा दूं। ये देखिए अब परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 3 कि वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, यानी वियना कांग्रेस सम्मेलन एक उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है लुईस 18वां, सी है चार्ल्स 10 और मेटरनिक। तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष जो था, तो वियना कांग्रेस का अध्यक्ष था, क्वेश्चन नंबर 4 की मैं बात कर रहा हूं, मेटरनिक था। कौन था? मेटरनिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला डी हो जाएगा। हमारा डी जो है वो सही ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए सॉरी एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए उसको भी कर लेते हैं
कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ये बहुत देखिए बीएम क्वेश्चन है 2021 में, और आप लोग जो 22 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत, बीएम का अर्थ होता है बोर्ड मॉडल, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग ये क्वेश्चन को देखिए कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। तो ये वाला जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को कराएंगे, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 1804 में। सी वाला जो डी वाला जो है डी ऑप्शन 1804 इसके सही ऑप्शन है डी, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, डी हो गया। क्लियर है कि नहीं, इसका डी ऑप्शन हो गया। चलिए अब बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हम करा चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर था वो था मेटरनिक, ठीक है ना, क्या था मेटरनिक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए ऊपर के क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 5 का, कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। इसके 4 ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिएगा। पहला है गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की स्थापना करना, और डी में है नेपोलियन की पुनर्स्थापना। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही ऑप्शन होगा वह होगा सी, पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य यही था, जो पुरातन व्यवस्था था उसको फिर से स्थापित किया जाए जो चल रहा है। तो मैं ऑप्शन का डिटेल भी कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से सही ऑप्शन क्या हो गया, तो सही ऑप्शन इसका सी है, ठीक है ना। तो इसका सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 50 क्वेश्चन कराएंगे आज हम लोग, 50 क्वेश्चन करने वाले, ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कि मेटरनिक कौन था। आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। तो 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रिया का चांसलर, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार और प्रूसिया का चांसलर। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो इसका सही ऑप्शन जो था वो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। वो कौन था, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा देखिए इसको बड़ा कर देते हैं, कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कितना हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 ऑप्शन है, लेकिन अब केवल जो सही ऑप्शन है उसी को डिटेल करेंगे हम, ठीक है ना, उसी के बारे में बताएंगे। तो यह स्टेटमेंट जो था वह था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का, तो मेटरनिक था। किसने बोला था, मेटरनिक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मेटरनिक। तो सी वाला ऑप्शन जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। हाँ, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो हम बता दें कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर होगा वह होगा 5, क्योंकि ना तो 3 थे, ना 4 था, ना 7 था। तो सही क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट, तो सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो बी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये बी वाला को हम लोग टिक करेंगे, ये बी ऑप्शन हो गया। पूरा रिवाइज करवा देंगे 50 को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला है इस चैप्टर से। अगला देखिए, रोमानीवाद। रोमानीवाद क्या था, रोमानीवाद क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसके 4 ऑप्शन है, लेकिन सही ऑप्शन है मैं केवल वही बताऊंगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह हो जाएगा बी, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। यह क्या था, कुछ नहीं था। रोमानीवाद क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था। ये राजनीतिक नहीं था, ये आर्थिक नहीं था, ये धार्मिक नहीं था, सांस्कृतिक आंदोलन था रोमानीवाद। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फिर से बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम लगा देंगे इसका ऑप्शन बी। चलिए बी, और ये बी लिख चुके हैं, ये बी आपका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। बात में हम लोग 10 क्वेश्चन कर लिए बिल्कुल कम समय में, और जल्दी जल्दी सब क्वेश्चन कराने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत पूरा रिवाइजिंग हो जाएगा कि इस चैप्टर से क्या पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत है। बीएम क्वेश्चन है ये, तो आपको जीके का भी क्वेश्चन यहाँ से है। तो आप बता सकते हैं कि इटली और जर्मनी अभी प्रेजेंट में किस महादेश के अंतर्गत, यानी किस महादेश के अंदर आता है, देश के अंदर नहीं, महादेश, ठीक है ना। तो इसका 4 ऑप्शन है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया। तो सबको पता है कि इटली और जर्मनी फिलहाल जो है
तो वह यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है ना, चलिए मैं इधर लिख भी देता हूँ, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। थोड़ा सा हम अपना इमेज को और ख़त्म करते हैं। हम अपना, अगर आप लोग कहें तो हम अपना इमेज हटा भी सकते हैं, इमेज की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे आपका कनेक्टिंग बना रहेगा, इसीलिए हम थोड़ा ये करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, यूरोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। मारियन किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, 11 नंबर क्वेश्चन का। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस का था। मारियन किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो फ्रांस का। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा लोगों में कब से शुरू हुआ, कब से पनपा, उसका जन्म किस घटना के बाद से माना जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन है, लेकिन सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण के कारण ही लोगों में राष्ट्रवाद की अवधारणा का शुरुआत हुआ था, ये माना जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है ना, ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में देखिए बीएमबी है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है कि कब हुआ था, वो बताना। तो वियना कांग्रेस की स्थापना 4 ऑप्शन है, तो इसको फटाफट से आपको बता देना। ऑप्शन नंबर ए जो है, ठीक है ना, वो सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, 1815 में हुआ था। ठीक है ना, थोड़ा सा इस पर 1815 हाँ सही है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, देख लेना। तो ये वाला जो है 1815 ये आपका सही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि साफ साफ दिखाई दे। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। 1830 में जो क्रांति हुआ उसके बाद कौन सा शासन स्थापित किया गया। इसके भी 4 ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 14 का तो होगा संवैधानिक प्रजातंत्र, क्योंकि इससे पहले क्या था, निरंकुश प्रजातंत्र था। ठीक है ना, तो उसको हटा करके और जब क्रांति हुआ उसके बाद संवैधानिक प्रजातंत्र को स्थापित किया गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला बी हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्ट ऑल यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। इसके भी 4 ऑप्शन है, तो इसके सही ऑप्शन जो होंगे वो हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 है, और 15 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 1707 ईस्वी में। 1707 में, 1707 आपका जो है ये बी वाला ऑप्शन सही होगा, ये बी। ठीक है ना, इसका भी आंसर हमारे हिसाब से क्या हो गया, बी। इधर ऑप्शन भी लिख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन था, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। इसका ऑप्शन ए है मेजनी, बी है गैरीवाल्डी, सी है विक्टर एमेनुएल और डी है मुसोलिनी। ठीक है ना, तो इसका सही जो हो जाएगा मेजनी होगा। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, तो मेजनी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका भी ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 17 कि इटली के एकीकरण का मसीहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है। आप सबको पता होगा, कमेंट करके बताइए। क्या नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, मेजनी को, काबूर को, या फिर गैरीवाल्डी को। सही ऑप्शन क्या होगा, तो सबको पता है कि इसे जो है कहा जाता है आपको मेजनी को। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा 17 का, मेजनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वाला ऑप्शन जो है। चलिए ये क्या कर दिए, इसको हटाते हैं फिर से, और बी वाला ऑप्शन जो हमारा है ये सही है, मेजनी। इसका भी आंसर हो गया बी। ठीक है ना, यानी कि इसको मैं लिख भी देता हूँ मेजनी, ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे, ये बी था ना, चलिए अब आगे चलते हैं। मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना बिल्कुल नहीं, कार्बोनारी लाल सेना, मेजनी ने गठन किया था लाल सेना, कार्बोनारी और फिलिप हेटारिया और डाइट।
ठीक है ना। इसका सही सबको पता है कि 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कार्बोनारी हो जाएगा। कार्बोनारी इसका सही ऑप्शन है, कार्बोनारी बी, क्योंकि लाल सेना का गठन शायद गैरीवाल्डी ने किया था, ठीक है ना, गैरीवाल्डी किया था, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया गया? तो इसके भी 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, काउंट काबूर, ठीक है ना। तो काउंट काबूर जो है इसका सही ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो इसका है सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये भी इम्पोर्टेंट है। यंग इटली के संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग इटली के संस्थापक, ठीक है ना, तो काबूर, गैरीवाल्डी, मेजनी और मुसोलिनी, ठीक है ना। तो इसका सबको भी पता है कि इसका जो मेजनी है आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेजनी ही नहीं यंग इटली की स्थापना किया था, एक नई इटली की स्थापना की थी। ये क्या आ गया भाई साहब, इसको हटा दीजिए। सही ऑप्शन जो आपका है आपका सी हो गया, मेजनी। यानी आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर में मेजनी, गैरीवाल्डी, काउंट काबूर ये सब का बहुत बड़ा रोल था। तो अक्सर आपका ज़्यादातर ऑप्शन जो है यही आएगा, क्योंकि यही सब का कहानी बताया गया है, तो जाहिर सी बात है यही सब का आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया? इससे पहले मैंने बताया था, तो बताइए कमेंट करके कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा लाल कुर्ती का गठन, तो मैं बता दूँ वो हो जाएगा गैरीवाल्डी। मैंने पहले ही बताया था कि गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। तो ये वाला आपका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आप लिख सकते हैं डी आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, कि काबूर कौन था? जिस तरीके से मेजनी कौन था पूछ सकता है, तो काबूर कौन था? तो इसके भी 4 ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का, तो सही ऑप्शन इसका है इटली का प्रधानमंत्री। काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ से हम लोग लगा देंगे इटली का प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ये ऑप्शन बी जो है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 23, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का संगठन किसने किया था? ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन डी होगा, मेजनी। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ये डी। फटाफट से आप थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। तो कार्बोनारी की स्थापना जो है आपका 1810 में हुआ था। तो देखना है कि 1810 जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ए जो है यही सही है, तो आपका ए जो है वह सही है, ठीक है ना। कितना में? 1810 में, यानी कि 1810 ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत VVI है। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? ठीक है ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था आपको बताना है। सिपाही, किसान, जमींदार या नाविक? सबको पता है इसका सही ऑप्शन डी होगा, नाविक। 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, नाविक। में पहले ही बता दिया था। तो ये डी वाले पर हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। हमारा डी ऑप्शन जो है वह सही है, यानी इस क्या होगा, ये पेशे से क्या होने वाले हैं? तो ये नाविक थे। क्या थे? नाविक, ठीक है ना। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए तो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? हाँ, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2017 में पूछ चुका है, 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछ चुका है। सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक है ना। कि काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन है सेनापति, फ्रांस में राजदूत, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर। तो सबको पता है कि उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था काउंट काबूर को, ठीक है ना। तो ये भाई साहब ये क्या आ गया, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए, और ठीक है ना इसको भी थोड़ा सा हटा दीजिए। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा डी, प्रधानमंत्री पद पर आपका किया गया था, ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? 2021 के लिए क्वेश्चन है। तो बिस्मार्क का,
मेजनी का, काबूर का और गैरीबाल्डी का। तो मैं बता दूं कि मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूर सब मिलकर के इटली के एकीकरण में योगदान दिया था। तो तीनों तो सिमिलर आंसर है, डिफरेंट कौन जा रहा है? तो 27 का हमारा डिफरेंट ए जा रहा है, बिस्मार्क, क्योंकि बिस्मार्क का जो है इटली के एकीकरण में कोई योगदान नहीं था। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये निगेटिव क्वेश्चन था। ठीक है ना, ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं निगेटिव क्वेश्चन, कि इटली के एकीकरण में से किसका संबंध नहीं है। तो नहीं है तो निगेटिव। तो इसमें 3 ऑप्शन है, सबका संबंध है, क्योंकि मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूर सब मिल करके जर्मनी के एकीकरण में योगदान दिया था, लेकिन बिस्मार्क का कोई योगदान नहीं थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 28 कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ये बताइए सर, आप बता सकते हैं विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी प्रसा। विलियम कहाँ का शासक था? तो प्रसा का था। ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम सही ऑप्शन इसका लिख देते हैं बी। ठीक है ना, बी आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो है, ज्वेलेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ज्वेलेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? 4 ऑप्शन है, लेकिन इस चारों में से जो सही ऑप्शन हमारा होगा वो फिर से हो जाएगा प्रसा। ठीक है ना, क्योंकि ज्वेलेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो प्रसा ही ने किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। चलिए हम लाल वाला भी पेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टेड है, तो लाल कलर से ही टिक करेंगे। अगला, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया प्रसा के बीच, प्रसा और डेनमार्क के बीच, प्रसा और फ्रांस के बीच, इटली और रोम के बीच। 4 ऑप्शन है, लेकिन इनका सही ऑप्शन जो होगा सी, प्रसा और फ्रांस। तो प्रसा और फ्रांस वाले को हम लोग सही टिक करेंगे। ये देखिए बी वाला जो है, ये वाला बी, ये हमारा सही आंसर है बी। ठीक है ना, प्रसा और डेनमार्क, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसा और आपका क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। ठीक है ना, डेनमार्क। चलिए समझ में आ गया, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा कचरा हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? बिस्मार्क जो था किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित था? रूसो से, हिगेल से, अस्टड से और जैकब से। किससे था? 31 नंबर क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन का सही होगा हिगेल, क्योंकि बिस्मार्क जो सबसे ज़्यादा हिगेल से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था, प्रभावित था। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ये भी निगेटिव क्वेश्चन के रूप में आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था। देखिए इसमें देखिएगा 3 ऐसे देश थे जो चाहता था, लेकिन एक देश ऐसा है जो नहीं चाहता था, उसको बताना है। तो ये भी मज़ेदार क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, मतलब कौन चाहता था कि जो नहीं हो? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और डी प्रसा। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता कि जर्मनी और इटली एक हो, क्योंकि ऑस्ट्रिया का जो है बहुत प्रभाव था। ऑस्ट्रिया का क्या था? बहुत प्रभाव था, इसलिए ऑस्ट्रिया बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसका एकीकरण हो। तो इसका सही ऑप्शन हो गया आपका सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, मैं पहले भी बताया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले इसको हटा देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो बताना है, 4 ऑप्शन है, तो आप फटाफट से बताइए। तो सही ऑप्शन जो होगा सी होगा, राइन संघ। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? बड़ा फेमस है। और ये भी क्वेश्चन यहाँ से आता है कि राइन संघ की स्थापना कब हुई थी? आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? आपका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल हटा देंगे। और देखिए ये क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? कई एक युद्ध होना पड़ा, लेकिन जो आखिरी युद्ध था वो कौन सा था, वो आपको बताना है। नंबर 1, क्रीमिया का युद्ध, सेडेवा का युद्ध, प्रासा डेनमार्क का युद्ध और सीडान का युद्ध। सो सबको पता है कि ऑप्शन जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका सीडान का युद्ध हो जाएगा, यानी कि डी, सीडान का युद्ध जो है उसके बाद ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ठीक है ना, ये भाई साहब बार बार इसको हटाइए। सही ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जर्मेनिया क्या थी। तो हम लोग 35 क्वेश्चन कर चुके हैं, 15 क्वेश्चन और करेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि अच्छा मार्क्स से तैयारी करें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस चैनल के माध्यम से हम जो है पूरे क्लास 10 का प्रत्येक विषय की तैयारी करेंगे। और मैं बता दूं कि रात 8 बजे मंडे टू थर्सडे सोशल साइंस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव आता हूं, और फ्राइडे सैटरडे और संडे को 8 बजे मैथ का अभी लाइव चलता है, और संडे को 12 बजे दिन में सुपर संडे ऑब्जेक्टिव में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाइव करते हैं। तो आप सबको, रिश्तेदार में, फ्रेंड्स को जानकारी कर दीजिए कि मैथ शौक चैनल पर 2022 की बेहतर मार्क्स के लिए अच्छे ढंग से तैयारी कराया जाता है। ठीक है ना, तो आप जो है ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा ना पिक्चर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 35, जर्मेनिया कौन थी, इसका ऑप्शन ये बताए थे हमने। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा जर्मन राष्ट्र, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था यह, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, कौन सी ईस्वी में हुआ, तो इसको आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, मैं बता दूं तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ए 1890, बी 1848, सी 1871 और डी 1870 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा 1871, यानी कि ऑप्शन सी जो है, ये वाला ऑप्शन जो है यहीं से तीर लगाएंगे, ऑप्शन सी 1871 बिल्कुल सही है, ये वाला ऑप्शन सही है। तो याद से इस ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे, ऑप्शन सी को। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। चलिए अब चलते हैं हम, इसका सही ऑप्शन हमने क्या बताया था, सी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि जालबेरिन एक संस्था थी, क्या चीज़ की संस्था थी? जालबेरिन एक संस्था थी, क्या क्रांतिकारी की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की थी, या पादरी सामंतों की थी? किसकी संस्था थी, कैसी संस्था थी, ये आपको बताना है। तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए ज्वेलरिन जो है एक संस्था थी, वह व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी? व्यापारियों की। यानी कि इसका सही ऑप्शन जो आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा ये वाला बी ऑप्शन जो सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे देखिए, सीडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ का जो युद्ध हुआ था, ठीक है ना, तो सेडाओ के युद्ध में हार किसकी हुई थी, पराजय किसकी हुई थी, ये बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 38 है। तो इसका सही जो हो जाएगा ऑस्ट्रिया। क्या होगा? ऑस्ट्रिया और डेनमार्क के बीच ये हुआ था युद्ध में भी, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा ऑस्ट्रिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पहले हटा देते हैं ये सब। ठीक है ना, चलिए अब आगे देखते हैं कि बिस्मार्क क्या था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। बिस्मार्क क्या था? एक कवि, नाटककार, संगीतज्ञ और कूटनीतिज्ञ। ये बताने की जरूरत नहीं, 39 नंबर का सबको पता है। जो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही है, क्योंकि बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है ना, इसे कॉन्फर्मेशन के मैं कन्फर्म करा दूं कि बिल्कुल डी ऑप्शन जो सही है, कूटनीतिज्ञ। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन जो है कूटनीतिज्ञ, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी को हम लोग क्लियर करेंगे, ऑप्शन डी वाले को लगा देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीगेल कौन था? तो मैं इससे पहले भी बताया था, जर्मन चांसलर, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग आ चुके हैं, 40 क्वेश्चन हम लोग 39 कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 जो है, हीगेल वह एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक। ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2015 में क्वेश्चन पूछ चुका था 41,
10 क्वेश्चन और बच गए हैं, यानी पूरा आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आज फिनिश हो जाने वाला है। तो देखिए कि किस संधि द्वारा ये वाला है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। देखिए ध्यान से, यही मैं बोला था, सेडान का जो युद्ध था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था, सेडान में हुआ था। 1870 में हुआ था, सेडान में हुआ था। और इसका तो पहले से ही टिक कर हो चुका है, बता दिए हैं। तो इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा 41 का जो है सेडान, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ चल रहा है, चलिए आगे देखते हैं। 42, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस संधि के द्वारा, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इसका 4 ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से आप सब कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बता सकते हैं। डी ऑप्शन जो है फ्रैंकफर्ट की संधि, ये सही होना चाहिए। एक कन्फर्मेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, तो इसका डी फ्रैंकफर्ट की संधि बिल्कुल सही है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो हो जाएगा, ये डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब अगला है, सेल्सविग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश से के एकीकरण से है। हेल्सविग और हेल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है। तो इसका देखिए टिक हो चुका है क्वेश्चन नंबर 43 का। तो क्वेश्चन नंबर 43 का सही ऑप्शन होगा 43 का, जर्मनी के एकीकरण के लिए, जर्मनी के एकीकरण में इसका योगदान था, संबंध था, ठीक है ना। चलिए तो बी ऑप्शन सही टिक लगा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। बहुत ज़्यादा सर्दी है स्टूडेंट्स, लेकिन आप सबके लिए मेहनत करना पड़ रहा है।